पिछले वीडियो में हमने केचुए की जो बाह्य संरचना पढ़ ली थी। बाह्य संरचना में इसके खंडों के बारे में पढ़ लिया था। गति किसके द्वारा होती है, परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया था, तंत्रिका तंत्र पढ़ लिया था, जनन तंत्र पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में इसके पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है इस डायग्राम से देखेंगे। सबसे पहले मुख्य, 2 नंबर पर जो मुख्य गुहा है, ये मुख पहले खंड में होता है। मुख्य गुहा कौन से खंड में होती है? दूसरे खंड में। कौन से खंड में? दूसरे और तीसरे खंड में पाई जाती है। तीसरा जो भाग होता है इसका ग्रसनी होता है, जो चौथे खंड में पाई जाती है। ये तुम्बा सा बना हुआ है ना, फुला हुआ, ये ग्रसनी है। फिर इसकी जो पाइप है ये इसको बोलते हैं ग्रसिका, जो 5वें से 8वें खंड में पाई जाती है, ये पाइप। फिर ये है ना, ये अंदर, इसको बोलते हैं पेशनी। चौथा भाग कौन सा होता है? 5वां भाग जो पेशनी होता है, ये इसका अमाशय। पेशनी कौन से में पाई जाती है? पेशनी पाई जाती है 8वें और 9वें में। अमाशय 9 से 14 तक। फिर आता है जिसको आंत्र बोलते हैं, लास्ट, ये अगला बड़ा भाग सबसे, जो 15 से लेकर कहाँ तक पाया जाता है? अंतिम खंड तक पाया जाता है। 15 से लेकर अंतिम खंड तक। और इसी के लास्ट जो भाग है, अंतिम खंड को अगर छोड़ दिया जाए तो इससे पहले तक क्या पाई जाती है? आंत्र पाई जाती है। लास्ट भाग को क्या बोलते हैं? गुदा बोलते हैं। तो 8 भाग कौन से हो गए? पहला मुख्य, दूसरा मुख्य गुहा, मुख्य गुहा ग्रसनी, चौथा ग्रसिका, 5वीं पेशणी, छठा अमाशय, 7वां आंतर। आंतर को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व आंतर, मध्य आंतर और पश्चांतर, जिसको पूर्व टिफ्लोसोलर और पश्च टिफ्लोसोलर कहते हैं। अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कौन सा भाग होता है? मुख्य। तो हमने शुरू में पढ़ लिया था पहले वाले वीडियो में, मुख्य पहले खंड में पाया जाता है। और मुख्य के ऊपर ऐसे जो छज्जा सा लगा था उसे बोलते हैं पेरीप्रोस्टोमियम। और नीचे जहां पर मुख प्रेजेंट होता है जिस चक्री में, उसे बोलते हैं पेरिस्टोमियम या परितुंड। परितुंड के अंदर ही क्या पाया जाता है? मुख पाया जाता है। 2 नंबर भाग है मुख्य गुहा। मुख्य गुहा कौन से खंड में पाई जाती है? तीसरे खंड तक पाई जाती है, दूसरे और तीसरे खंड तक, याद रह जाएगा। और ज्यादा कोई इसमें विशेष प्रकार की क्या पाई जाती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती हैं, जो इसके आकार को छोटा बड़ा करके भोजन को आगे पहुंचाती रहती हैं। अगला जो मेन भाग आता है ग्रसनी। ग्रसनी कौन सी होती है? चौथे खंड में पाई जाती है। और ग्रसनी में क्या पाई जाती है? ये क्वेश्चन पाया जाता है, पूछा जाता है कि केंचुए में लार ग्रंथियां अनाल के कौन से भाग में पाई जाती हैं? तो आपको याद रखना है ग्रसनी, जिसको फेरिक्स बोलते हैं, उसी में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इसी के द्वारा एक विशेष प्रकार के श्लेष्मा का स्राव होता है, जो प्रोटीन का पाचन करती है। अगला ग्रसिका। ग्रसिका 5वें से 8वें खंड में पाई जाती है। और इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता? पाचन नहीं होता, इतना याद रखना है। ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। पेशनी होती है 8वें से 9वें खंड में, या 8वें 9वें खंड में पाई जाती है। और पेशनी पर ही क्या होते हैं? ऐसे दांत से निकले होते हैं, अंदर दांत से निकले होते हैं, जो जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं उनको पीसने का कार्य करते हैं। तो पेशनी का कार्य होता है भोजन को पीसने का कार्य। अंदर पेशियां सी निकली होती है, दांतों के समान है, कोई पीसती है। अगला आता है 9वें से 14वें खंड में क्या पाया जाता है? अगला 5 जो भाग है, छठा है अमाशय। अमाशय कौन से खंड में पाया जाता है? 9वें से 14वें खंड में। इसमें भी क्या होता है? अंदर वलय सी निकली हुई रहती है। इसमें स्पेशल जो क्वेश्चन होता है कि जो अमाशय की भित्तियां हैं उनसे कौन सी ग्रंथियां होती हैं? कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? कैल्सीफेरस ग्रंथियां। और वो किसको उदासीन करती हैं? ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करती हैं। किसको? ह्यूमिक अम्ल को। इसी प्रकार इसमें पेशनी का कार्य है। अगला आता है आंतर। आंतर को 3 भागों में बांटा गया है। वैसे ये कहाँ तक होता है? तो आपको याद रखना है 15वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक फैला होता है। अंतिम खंड को छोड़ दिया जाए तो इसको भी 3 भागों में, पूर्व टिफ्लोसोलर और पश्च टिफ्लोसोलर। पूर्व टिफ्लोसोलर कहाँ से कहाँ तक होता है? 15 से 26वें खंड तक फैला रहता है। 26वें खंड पर एक विशेष प्रकार की संरचना निकली होती है। ये देखो 2 सींग से निकली है ना, इसको बोलते हैं आंतरशिका। क्या बोलते हैं? आंतरशिका, इंटेस्टाइनल शिका। ये 26वें खंड से निकलती हुई 22वें खंड तक पहुंच जाती है। 22वें से 23वें खंड तक पहुंच जाती है आंतरशिका। याद रखना, आंतरशिका कहाँ से निकलती है? 26वें खंड से। और कहाँ तक आ जाती है? 22वें 23वें खंड तक। अगला आता है मध्य भाग, होता है टिफ्लोसोलर क्षेत्र।
ये कौन से खंड में होती है? 27वें खंड से लेकर अंतिम 23 से 25 खंडों को छोड़कर बीच में पूरे में यही पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं 27वें खंड से लेकर लगभग 95 खंड तक। तो 95, 120 में से 95 करेंगे तो लास्ट में 25 बच जाएंगे। तो 27वें खंड से लेकर 95वें खंड तक पाई जाती है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? रंसाकुर। इसमें तो थोड़े रंसाकुर छोटे होते हैं, इसमें थोड़े बड़े आकार के होते हैं, जिससे किसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है? अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, भोजन की अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। याद रह जाएगा। तो ये याद रखना है, रंसाकुर इसमें बड़े आकार के, इसमें थोड़े छोटे आकार। तीसरा आता है पश्च टिफ्लोसोलर। तो लास्ट जो 25 खंड बच गए हैं अंतिम, उनको क्या बोलते हैं? पश्च टिफ्लोसोलर। इसी को भी क्या बोलते हैं? मलाशय कहते हैं। लेकिन याद रखना, इसमें रंसाकुर नहीं पाए जाते हैं। आंतर के कौन से भाग में रंसाकुर नहीं पाए जाते हैं, या टिफ्लोसोल बोलते हैं इंग्लिश में, कौन से भाग में नहीं पाए जाते हैं? पश्च वाले। तो आंतर के 3 भाग होते हैं, कौन से? पूर्व टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोलर और पश्च टिफ्लोसोलर। लास्ट जो खंड आता है, जो गुदा है, आखिरी खंड को कहते हैं। और इसी के द्वारा समय समय पर भोजन का अगर पाचन हो जाता है तो जो इसका मल है छोटी छोटी गोलियों के रूप में, मिंगड़ियों के रूप में निकलता है, उसे बोलते हैं वर्म कास्टिंग, जिसे कृमि कास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कृमि कास्टिंग्स कहते हैं, वर्म कास्टिंग। अब अंदर इसमें पाचन की क्रिया कैसे होती है? तो पाचन की क्रिया में तो मेन अगर हम देखें तो मुख्य अंदर भोजन गया, वहां पर तो उसको पतला किया, फिर मुख्य गुहा में चला गया, और फिर वहां से ग्रसनी में चला गया। तो सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट होता है पाचन की क्रिया? ग्रसनी में ही पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है। क्योंकि ग्रसनी में श्लेष्मा के द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? एक एंजाइम होता है प्रोटीएज एंजाइम। किसका पाचन कर देता है? प्रोटीन का पाचन कर देता है। फिर भोजन वहां से आगे ग्रसिका में, तो ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता है, वहां से पेशनी में, पेशनी में भोजन को क्या कर लिया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। वहां से अमाशय में, और अमाशय में क्या पाई जाती है? कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कौन से अम्ल को उदासीन कर देती हैं? ह्यूमिक अम्ल को। वेरी गुड, उदासीन कर देती हैं। और वहां से भोजन कहां पर पहुंचता है? आंतर में। तो आपको सबसे जो क्वेश्चन मोस्ट है वो आंतर में पूछेगा कि आंत्र में कौन कौन से पाचक रस पाए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? वसा का पाचन करने के लिए तो ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन का पाचन करने के लिए पेप्सिन होता है, और याद रह जाएगा ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज। तो लाइपेज तो वसा का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन, पेप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करने के लिए होते हैं। याद रह जाएगा। तो यहां पर आंत्रभित्ति से पाचक रस ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज का स्राव होने से वसा, प्रोटीन व स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च किसको बोला गया है? कार्बोहाइड्रेट को ही बोला गया है। किसको बोला है? कार्बोहाइड्रेट को। और इसमें जैसे ही पाचन की क्रिया हो जाएगा तो आंत्र में क्या होते हैं? रसाकुर, और उन रसाकुर के द्वारा भोजन का क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि केचुए की आहार नाल के कौन से भाग द्वारा दोनों कार्य किए जाते हैं, पाचन और अवशोषण? तो उत्तर हो जाएगा आंतर। और आंतर में भी पूछा जाए तो जो बीच वाला मेन भाग है ना, टिफ्लोसोलर क्षेत्र, वो मुख्य है। तो ये था इसमें। इसके बाद पाचन होने के बाद में भोजन को छोटी छोटी गोलियों के रूप में, जिसको क्या बोलते हैं? कृमि कास्टिंग कहते हैं, वहां से मलाशय या गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस ऑफ द अर्थवर्म, कृषि में महत्व देखते हैं। सबसे पहले मछलियों को पकड़ने में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, पानी में मछलियों को। तो लकड़ियों के इनको चिपका के पानी में इनको डुबाया जाता है, रस्सियों के बांध के केंचुओं को पानी में डुबाया जाता है, तो मछलियां उनकी ओर आकर्षित होती हैं, ताकि रस्सियां उनके मुंह में फंस जाए, तो मछलियां उनको पकड़ लेते हैं मछलियों को। और जो छोटे जीव हैं जैसे मेंढक हैं, पक्षी है, उनका भी ये मुख्य स्वादिष्ट भोजन है। दूसरा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जैविक खाद के निर्माण में। तो जो वर्मी कल्चर है, वर्मी कल्चर किसे कहते हैं? केंचुआ पालन को ही क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। और इससे जो खाद उत्पन्न होती है वही वर्मी कल्चर में आते हैं। जो केंचुआ पालन है वो वर्मी कल्चर है, ठीक है ना। रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर बोलते हैं, और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। तो केंचुए पालन को तो वर्मी कल्चर, मधुमक्खी को एपीकल्चर, और रेशम कीट को सेरिकल्चर। तो अब कौन सी जाति के केंचुए सबसे बेस्ट हैं केंचुआ खाद बनाने में? तो जो डेट्रीटिवोरस और सेकंड है जियोफेगस प्रजाति के केंचुए सबसे बेस्ट हैं। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? वर्मी कल्चर में किया जाता है।
अब ये खाद कंपोस्ट खाद की तुलना में बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें एनपीके, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है। और साथ ही ये क्या कर देता है, जो वर्मी कल्चर से जो खाद बनती है केचुआ खाद, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन को उसके सिंपल यौगिकों में बदल देता है, जिससे मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कम हो जाता है और पादपों की जड़ें उन्हें आसानी से, पोषक तत्वों को आसानी से क्या कर सकती हैं, अवशोषित कर सकते हैं। इसलिए ये बेस्ट खाद है किससे? कंपोस्ट। एग्जाम में पूछा जाए कंपोस्ट खाद से केचुआ खाद बेस्ट क्यों होती है, अच्छी क्यों है, तो आपको बताना है इसमें क्या होते हैं, एनपीके ज़्यादा होते हैं और साथ में कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात को कम कर देते हैं, जिससे जड़ें, पौधों की जड़ें आसानी से पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकती हैं। और क्या है इसका उपयोग? है मृदा सुधार के रूप में। तो ये जहाँ पर रहता है तो अंदर से जमीन को खोखला कर देता है, जिससे वायु संचार, उसमें वायु बढ़ जाती है और जिससे जल ग्रहण करने की क्षमता मिट्टी की ज़्यादा हो जाती है, जल निकास व जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। अब नुकसान क्या आता है, हानियाँ क्या है? ये तो फायदे देखे थे हमने, अब हानियाँ भी देखें तो हानियों में सबसे ज़्यादा क्या है, तो ये क्या कर देता है, जब जिस मिट्टी में ज़्यादा केंचुए होते हैं तो ज़्यादा वो क्या हो जाती है, अंदर से खोखली हो जाती है और बरसात के मौसम में पानी के साथ क्या हो जाता है, उसका कटाव हो जाता है। सेकंड, केचुए क्या होता है, केचुओं के शरीर के अंदर या शरीर के बाहर भी क्या हो जाते हैं, परजीवी चिपके रहते हैं, इसलिए जो रोग फैलाने वाले परजीवी हैं उनसे ये रोग फैला देता है, जैसे फीताकृमि, चूजों का टेपवर्म, सिनगेमस और सूअरों के जो लंग्स हैं, फुफ्फुसों का निमेटोड रोग। तो आपको एक दो रोगों के नाम याद रखने हैं, फीताकृमि, टेपवर्म बोलते हैं ना, फीताकृमि, चूजों का टेपवर्म और सिनगेमस तथा सूअरों के फुफ्फुसों का निमेटोड्स रोग को फैलाने में केचुए क्या करते हैं, वाहक का कार्य करते हैं, मध्य प्रपोशिका। और भी क्या है, कई जो केचुए की जो जातियां हैं वो किसका क्या आती है, नाशक जीव के रूप में कार्य करती हैं, कहने का दूसरे पौधों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे मालाबार की एक जाति है, मालाबार में मालाबारिया पेडुडिकोला, मालाबारिया पेडिडुकोला, और दूसरी है एफेनेस्कस ओरिजीवोरस किस्म के केचुए किसकी पादपों की जड़ों को, धान की जड़ों को क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। इसी प्रकार पान की बेल की जड़ों को कौन सा केचुआ, कोयम्बटूर में, शहर का नाम है कोयम्बटूर में, फेरेटिमा एलानगेटा, और दक्षिण भारत की अनामलाई की पहाड़ियों में इलायची के पौधों के तनों को कौन सा केचुआ, पेरियोनिक्स की एक जाति क्षति पहुंचाती है। तो ये केचुए की कुछ जातियां हैं जो पादपों को नुकसान पहुंचाती है। तो अब देखते हैं इनके क्वेश्चन, देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। ये पढ़ लिया था केचुए का मुख्य, पहले में होता है नर जनन छिद्रों का जोड़ा कौन से खंड में पाया जाता है, तो 18वें में पढ़ा। केचुए में के श्वसन का नाम बताइए, त्वचा के द्वारा। केचुए की मैथुन की विक्रिया कितना समय लगता है, 1 घंटा। केचुए में निषेचन कहाँ होता है, कोकून के अंदर। बाह्य निषेचन होता है लैंगिक प्रकार का। केचुए में भोजन का पाचन है और शोषण कितने करने वाले अंग का नाम बताइए, तो आंतरथाना, उसमें क्या होता है, भोजन का पाचन भी होता है और शोषण। धान की, तो धान की खेती को कौन कौन सा केचुआ नुकसान पहुंचाता है, तो मालाबारिया पेडुडिकोला और एफेनेस्कस ओरिजीवोरस किस्म के क्या करते हैं, केचुए धान की मछली पकड़ने में लाभदायक होते हैं। केचुए में कितने जोड़ी हृदय, 4 जोड़ी। एक कोकून से कितने केचुए, एक। केचुए का वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा फ्रोस्टोमा। केचुए में कौन सा जनन पाया जाता है, तो लैंगिक जनन पाया जाता है और निषेचन बाह्य प्रकार। केचुए के रक्त का लाल रंग किस उपस्थिति के कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण। अंतर्मुखी नेफ्रिडिया कहाँ खुलते हैं, आंतर के अंदर खुलते हैं, आरनाल में। हयूमी कमल कौन सी ग्रंथियां उदासीन करती हैं, तो अमाशय की कौन सी ग्रंथियां, कैल्सीफेरस ग्रंथियां हयूमी कमल को उदासीन कर देती हैं। तो ये जो छोटे क्वेश्चन थे, ये हमारा लेसन हो गया लगभग कंप्लीट। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो लगभग मेरे अनुसार आपको सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे।